नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी किसी सुनी सुनाई लोक कथा पर आधारित नहीं है। पिछले हफ्ते घर की सफाई करते वक्त मुझे एक पुराने संदूक में चमड़े के जिल्द वाली एक डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे और डायरी खोलते ही उसमें से गीली मिट्टी और पुराने ज़माने की उस अजीब सी सीलन की महक आई। ये डायरी मेरे दादाजी प्रबोध कुमार की थी। साल था 1892। उस वक्त वो एक जवान मुंशी थे। ये डायरी के पन्नों में जो लिखा था वो उसे पढ़ते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। तो लाइट बंद कर लीजिए, कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज हम चलेंगे 1892 की उस रात में जहाँ ठंड और बारिश ने मौत का एक नया रूप धारण किया था। उससे पहले बस आप लोगों से एक ही गुजारिश होगी कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ऐसे ही रोज़ डरावनी कहानियाँ सुनते हुए सोने के लिए। डायरी का पहला पन्ना, तारीख 12 नवंबर 1892, स्थान सुंदरवन के पास एक इलाका घोषपाड़ा। आज लगातार चौथा दिन है जब बारिश नहीं रुकी है। मैं कलकत्ता से चला था ये सोचकर कि ज़मींदार राय बहादुर के देहांत के बाद उनकी जायदाद का हिसाब किताब 2 दिनों में निपटा कर वापस लौट जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा सफ़र बन जाएगा। जिस नाव पर मैं बैठा था उसका मांझी थर थर काँप रहा था। शाम में सिर्फ 5 बजे थे, लेकिन आसमान में काले बादलों ने ऐसा अंधेरा कर दिया था जैसे आधी रात हो। हवा इतनी सर्द थी कि मेरा मोटा ऊनी कोट भी बेअसर लग रहा था। नदी का पानी शांत नहीं था, वो उफान पर था। गंदा मटमैला पानी जैसे अपने अंदर कुछ छिपाए हुए हो। मांझी ने चप्पू रोक दिया। उसने घबराते हुए कहा, बाबूजी, मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो देखिए, हवेली की बत्ती दिख रही है, यहाँ से आपको पैदल जाना होगा। मैंने उसे डांटने की कोशिश की। अरे पागल हो क्या, इस कीचड़ और बारिश में मैं कैसे जाऊंगा? लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी तूफान से बड़ा था। उसने कहा, बाबूजी, उस हवेली के पास नदी का पानी उल्टा बहता है, मैं अपनी नाव वहाँ नहीं ले जा सकता, माफ़ कीजिएगा। वो मुझे वहीं नदी के किनारे उतार कर तेज़ रफ्तार में नाव मोड़कर भाग गया। मैं अकेला खड़ा था। मेरे हाथ में एक लालटेन थी जिसकी लौ हवा से जूझ रही थी, और सामने घने पेड़ों के बीच वो हवेली थी। दादाजी लिखते हैं कि हवेली तक पहुंचने का वो रास्ता सामान्य नहीं था। कीचड़ इतना गहरा था कि पैर धंस जाते थे, और ठंड ऐसी थी जैसे हवा में बर्फ़ के अदृश्य टुकड़े तैर रहे हो। जब वो हवेली के मुख्य द्वार पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा जर्जर हो चुका था। दीवारों पर ही हरी काई जमी थी और अंधेरे में काली लग रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि बारिश के बावजूद हवेली के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, न किसी जानवर की, न इंसान की, सिर्फ सन्नाटा। उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई। दरवाज़ा एक बूढ़े नौकर ने खोला। उसका नाम काका था। उसकी कमर झुकी हुई थी और हाथ में एक मोमबत्ती थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान को देखना नहीं चाहिए। और काका की आवाज़ सूखी थी, मैं प्रबोध हूँ, मुंशी, कलकत्ता से आया हूँ हिसाब किताब के लिए, दादाजी ने कहा। काका ने उन्हें अंदर बुलाया। हवेली के अंदर का तापमान बाहर से भी ज़्यादा ठंडा था। एक अजीब सी गंध थी हवा में, जैसे तालाब के सूखे हुए पानी और सड़ी हुई मछलियों की गंध आती है। काका उन्हें बड़े हॉल में ले गए, जहाँ ज़मींदार का बड़ा बेटा विनय बैठा शराब पी रहा था। विनय एक घमंडी और क्रूर दिखने वाला आदमी था। उसके पास ही खिड़की के किनारे एक औरत खड़ी थी, मालती, घर की विधवा बहू। वो बाहर अंधेरे में बारिश को घूर रही थी।
विनय ने दादाजी को देखकर व्यंग से कहा, मुंशी जी, आप आ तो गए, पर जाने का रास्ता शायद ये बारिश बंद कर दे। विनय की बातों में एक धमकी थी। दादाजी को ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दिया गया। डायरी का अगला हिस्सा उस पहली रात के बारे में है। दादाजी लिखते हैं, मेरा कमरा हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। कमरे में एक बड़ा पलंग था, लेकिन बिस्तर छूने पर गीला महसूस हो रहा था। दीवारों से नमी रिस रही थी। मैंने लालटेन जलाई और सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। रात के करीब 2 बजे होंगे। बारिश की आवाज़ थोड़ी धीमी हुई थी। तभी मुझे अपने कमरे के ठीक ऊपर, यानी अटारी से, एक आवाज़ सुनाई दी। यह किसी के चलने की आवाज़ नहीं थी। ये आवाज़ थी घिसटने की, जैसे कोई भारी गीली बोरी ज़मीन पर घसीटी जा रही हो। मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा या छत से पानी टपक रहा होगा, लेकिन फिर वो आवाज़ मेरे कमरे की छत के ठीक बीच में आकर रुक गई और फिर टपकने की आवाज़ आई। लेकिन जब मैंने लालटेन उठाकर छत की ओर देखा तो वहाँ कोई दरार नहीं थी, कोई पानी नहीं था। छत सूखी थी, पर आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल पास आ रही थी। और उस वक्त मुझे कमरे में फिर वही गंध आई, खारा पानी और सड़ी हुई काई की गंध। मैं डर के मारे रज़ाई में दुबक गया। वो रात मैंने जागते हुए काटी। अगली सुबह 13 नवंबर। बारिश अब भी जारी थी। सूरज का कहीं नामो निशान नहीं था। पूरा आसमान ग्रे रंग का था और कोहरा इतना घना कि हवेली के गेट तक देखना मुश्किल था। दादाजी नीचे आए। उन्होंने देखा कि घर के लोग परेशान थे। विनय नौकरों पर चिल्ला रहा था, मेरा संदूक कहाँ गया? उस कमरे की चाबी सिर्फ मेरे पास थी। पता चला कि ज़मींदार का एक पुराना लोहे का संदूक गायब था। उस दिन दोपहर को जब दादाजी लाइब्रेरी में पुराने वही खाते देख रहे थे तो बूढ़ा नौकर काका उनके पास आया। वो चाय लेकर आया था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। काका ने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाते हुए कहा, बाबूजी, आप यहाँ से चले जाइए, हिसाब छोड़िए, जान बचाइए। दादाजी ने पूछा, क्यों काका, क्या बात है? और ये विनय किस संदूक की बात कर रहा है? काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह हवेली शापित है बाबूजी। छोटे मालिक को लगता है कि संदूक चोरी हुआ है, पर संदूक चोरी नहीं हुआ है, उसे वो ले गई है। कौन? दादाजी ने पूछा। काका ने खिड़की के बाहर उस मटमैले तालाब की ओर इशारा किया जो हवेली की दीवार से सटा हुआ था। बरसों पहले बड़े मालिक ने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए उस ज़मीन पर कब्ज़ा किया था जहाँ नहर देवी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया और वहाँ अपना खजाना रखने के लिए तहखाना बनवा लिया। लोगों ने कहा था, पानी का रास्ता मत रोकिए मालिक, पानी अपना रास्ता ढूंढ लेगा। काका ने आगे झुककर कहा, जिस दिन मंदिर टूटा उसी दिन से यहाँ बारिश अजीब हो गई। हर साल इस महीने में जब ठंड और बारिश मिलती है तो हवेली की दीवारें रोती है और जो कोई भी उस मंदिर से पत्थर या खजाने को छूता है वो पानी में मिल जाता है। दादाजी को ये सब अंधविश्वास लगा। एक पढ़ा लिखा मुंशी इन बातों पर कैसे यकीन करता? उन्होंने काका को काम पर जाने को कहा। लेकिन दूसरी रात दादाजी का अंधविश्वास पर से विश्वास उठने वाला था। रात के 3 बज रहे थे। तापमान इतना गिर गया था कि कमरे में रखे पानी के जग में बर्फ़ जमने लगी थी। दादाजी डायरी लिख रहे थे। तभी उन्हें लगा कि उनके कमरे के दरवाजे के बाहर गलियारे में पानी भरा हुआ है। किसी के नंगे पैर पानी में चलने की आवाज़ आ रही थी। दादाजी ने सोचा शायद नौकर होगा। उन्होंने दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था और सूखा था। वो पानी की एक बूंद भी नहीं थी। लेकिन तभी उनकी नज़र फर्श पर पड़ी। उनके दरवाजे से लेकर सीढ़ियों तक गीले पंजों के निशान थे, लेकिन वो निशान इंसानी पैरों के नहीं थे। वो उंगलियां बहुत लंबी थी और वो निशान सीढ़ियों से नीचे नहीं जा रहे थे। निशान सीढ़ियों के ऊपर अटारी की तरफ जा रहे थे। दादाजी के अंदर एक अजीब सी हिम्मत,
ये शायद बेवकूफ़ी जाग उठी। उन्होंने लालटेन और उन निशानी का पीछा करते हुए ऊपर की तरफ बढ़े। हवेली का ऊपरी हिस्सा वीरान था, वहाँ कबाड़ रखा जाता था। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी, इतनी ठंड कि उनकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थी। अटारी के दरवाजे पर पहुंचकर वो निशान खत्म हो गए। दरवाज़ा हल्का सा खुला था। अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, कोई रो रहा था। एक औरत की रोने की आवाज़, सिसकियां भरने की आवाज़, लेकिन वो सिसकियां सूखी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पानी के अंदर रो रहा हो, बुलबुलों जैसी आवाज़। दादाजी ने कांपते हाथों से दरवाज़ा धकेला। अंदर अंधेरा था। लालटेन की रोशनी में दादाजी ने देखा कि अटारी के बीचों बीच वो गायब हुआ लोहे का संदूक रखा था, और संदूक खुला था। लेकिन संदूक खाली नहीं था, उसमें पानी भरा हुआ था, काला गंदा पानी। और उस संदूक के पास विनय खड़ा था। विनय का शरीर अकड़ा हुआ था, वो हिल ही नहीं रहा था। विनय बाबू, दादाजी ने आवाज़ दी। विनय धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, सिर्फ सफ़ेदी थी, और उसके मुंह से पानी गिर रहा था। लगातार पानी गिर रहा था, जैसे उसके अंदर कोई नदी बह रही हो। विनय ने अपना हाथ उठाया और संदूक की तरफ इशारा किया। दादाजी ने देखा कि संदूक के अंदर से पानी अब बाहर उफन रहा है, और उस पानी में से काले लंबे बाल ऊपर उठ रहे थे। बालों के बाद एक माथा, फिर दो चमकती हुई पीली आंखें। वो नहर देवी नहीं थी, वो कोई देवी ही नहीं थी, वो एक जल पिशाचिनी थी। उसका शरीर सड़ी हुई काई और हड्डियों से बना लग रहा था। दादाजी के पैर जम गए। वो भागना चाहते थे पर हिल नहीं पा रहे थे। उस पिशाचिनी ने अपना हाथ संदूक से बाहर निकाला, वही लंबा अजीब पंजों वाला हाथ जो दादाजी के निशानों में देखा था। उसने विनय की कलाई पकड़ ली। विनय चीखा नहीं, वो बस खड़ा रहा। पिशाचिनी ने उसे खींचा। एक झटके में विनय का पूरा शरीर उस संदूक के अंदर खींचने लगा। हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई। कि नामुमकिन था, एक 6 फुट का आदमी उस छोटे संदूक में कैसे जा सकता था। लेकिन वो जा रहा था, जैसे पानी सोख लिया जाता है। कुछ ही पलों में विनय गायब हो चुका था। सिर्फ वो संदूक रह गया था, और वो पिशाचिनी जो अब संदूक के किनारे पर बैठी दादाजी को घूर रही थी। दादाजी लिखते हैं कि उस पल उन्हें लगा कि उनकी भी मौत निश्चित है। उस पिशाचिनी ने अपना मुंह खोला और एक आवाज़ आई जो हवेली की हर दीवार से गूंजी। पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तभी नीचे से मालती की जोरदार चीख सुनाई दी। शायद उसने भी कुछ देख लिया था। उस चीख ने दादाजी का सम्मोहन तोड़ा। वो पलटे और सीढ़ियों से नीचे भागे। गिरते पड़ते लुढ़कते हुए लालटेन हाथ से छूटकर टूट गई। अंधेरे में वो बस भाग रहे थे। जब वो नीचे हॉल में पहुंचे तो देखा कि हवेली के मुख्य दरवाजे से नीचे की बाढ़ का पानी अंदर आ रहा था। काका एक कोने में बैठकर राम राम जप रहे थे। भागो काका भागो, दादाजी चिल्लाए। उन्होंने काका का हाथ पकड़ा और मुख्य दरवाजे को धक्का दिया। बाहर तूफान अपने चरम पर था। बारिश की बूंदें पत्थर की तरह चुभ रही थी। वो दोनों कीचड़ में भागने लगे। पीछे से हवेली की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई विशाल जानवर कहार रहा हो। जब वो थोड़ी दूर पहुंचकर नदी किनारे आए तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। बिजली कड़की और उस रोशनी में उन्होंने जो देखा वो उनकी डायरी की आखिरी लाइन थी। हवेली ज़मीन में धंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन मिट्टी की नहीं पानी की बनी हो। वो विशाल पत्थर की इमारत धीरे धीरे बिना किसी धमाके के कीचड़ और दलदल में समाती जा रही थी। और सबसे ऊपर वाली खिड़की पर, अटारी की खिड़की पर, 2 आकृतियाँ खड़ी थी। एक वो पिशाचनी और दूसरा विनय जो हाथ हिला रहा था। दादाजी और काका किसी तरह पास के गांव पहुँचे। वो कई हफ्तों तक तेज़ बुखार में रहे। जब होश आया तो पता चला कि घोसपाड़ा की हवेली अब वहाँ नहीं है। लोग कहते हैं बाढ़ में बह गई, लेकिन दादाजी जानते थे कि उसे बहाया नहीं गया था, वापस लिया गया था। उस दिन के बाद दादाजी ने कभी भी बारिश को पसंद नहीं किया। जब भी बादल गिरते वो अपने कमरे की खिड़कियां बंद कर लेते। दोस्तों, ये डायरी आज भी मेरे पास है।
और आज भी जब बाहर तेज़ बारिश होती है तो मुझे इस सूखी डायरी से गीली मिट्टी और तालाब की वही पुरानी गंध आती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे कमरे के बाहर गलियारे में गीले पैरों की चलने की आवाज़ आ रही है। तो अगली बार जब बारिश हो और आपको ठंड लगे तो रज़ाई ओढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि कहीं आपके कमरे के कोने में पानी तो नहीं टपक रहा। शुभ रात्रि।